बगैर सूरज के घाम नहीं होती, कर्मों और मेहनत के बगैर पहचान नहीं होती। जो हार जाते हैं जीवन के छोटे परेशानी उनके हमेशा उनके इतिहास में कभी नाम नहीं होती। जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, सौरमंडल। ठीक है, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग सोलर सिस्टम में कक्षा तक पढ़ाई कर चुके थे, ऑर्बिट तक, और कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशन जैसे कक्षा क्या होता है, ग्रह का प्रकार, ग्रह कितना प्रकार का होता है। जैसे ग्रह दो प्रकार का बताया था मैंने, एक बताया था आंतरिक ग्रह, एक बाहरी ग्रह। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में जैसे बुध से लेकर और मंगल तक को आंतरिक ग्रह कहते हैं, और मंगल से आकर जो भी होता है बृहस्पति से लेकर नेपच्यून तक उस सबको हम बाहरी ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य के बहुत करीब है, जो ये बुध हो गया, मंगल इसको करीब है तो इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो बृहस्पति से लेकर शनि तक उसको हम बाहरी ग्रह कहते हैं, कि वो सूर्य से बहुत दूर है। तो हम लोग ये देख चुके थे, और मैंने पिछले क्लास में हम लोग कक्षा तक पढ़ाई कर चुके थे कि कक्षा क्या होता है, मैंने इसको परिभाषित कर चुका था। ठीक है, आपको बताते हैं कक्षा का डिफिनेशन बहुत ही आसान है। देखो, इसमें के सब को आपको सुनना है, बस पढ़ाई करने का मतलब ये आपका जो मन है वो एकाग्रचित होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट हमेशा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन मैंने बना रहना चाहिए। जिसमें मैंने बताया था कि सूर्य होता है और ग्रह इसके क्या होता है, इसके चारों चक्कर लगाते हैं, और ये जो गोल गोल रास्ता दिखाई देता है इसको हम लोग कक्षा कहते हैं। मतलब इसको देखकर परिभाषा बना सकते हैं भाई साहब हम लोग कैसे, कि ग्रह मतलब देखो, ग्रह जिन गोलाकार रास्ता पर, जिन विरुद्धीय पथ पर सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उसको कक्षा कहते हैं। मतलब जिन गोलाकार पथ पे, जिन गोलाकार रास्ता पर ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग कक्षा कहते हैं। और याद रखिए सभी ग्रहों का जो कक्षा का आकार होता है वो भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। और जैसे वो शुक्र है, यहाँ पर बुध है, तो ये बुध का कक्षा का आकार हल्का छोटा है, जो क्योंकि ये सूर्य के करीब है तो इसीलिए, इससे दूर गया तो का इसी मतलब इससे दूर जा रहा है तो इसलिए बार आ गया। जैसे ये हम लोग पृथ्वी का हो गया, मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि सूर्य से दूर जाने पर, सूर्य से हम लोग जैसे दूर जाएंगे तो कक्षा का आकार मतलब बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे सूर्य से दूर जाएंगे तो कक्षा का आकार बढ़ेगा। और जब सिंपल सा बात है, जिस कक्षा का आकार जिसका मतलब जितना बार का होगा उसको उसका घूर्णन करने में मतलब चक्कर लगाने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए यहाँ पर बुध है तो ये सबसे कम समय में चक्कर लगा लेगा, और यहाँ पर जैसे पृथ्वी हो गई तो ये इस मतलब चक्कर लगाने में इससे हल्का ज़्यादा समय लेगी। तो जैसे जैसे हम लोग सूर्य से दूर जाएंगे इसके कक्षा का आकार बढ़ेगा, और चक्कर लगाने वाला घूर्णन करने, परिक्रमण करने का समय भी इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य से दूर जाने में ग्रह के कक्षा का आकार घटता या बढ़ता है तो बढ़ता है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो ग्रह होती है ना भाई साहब, ग्रह तो गति करती है, लेकिन ग्रहों के यहाँ पर गति दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो तरह से गति करते हैं। एक करती है घूर्णन गति, ठीक है, एक घूर्णन गति होता है, और एक होता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, और घूर्णन गति हम किसको कहेंगे, यहाँ पर घूर्णन गति को भैया क्या परिभाषित करेंगे कैसे, क्योंकि अब यहाँ पर गति होता है तो दो प्रकार है। ठीक है, अब दो जगह पर गति होता है, एक होता है कि जो ग्रह गति करते हैं खुद के अक्ष पे करते हैं, और एक होता है कि अपनी कक्षा पे करते हैं। ठीक है, एक अक्ष होता है कक्षा पर। देखो, किसी भी अक्ष या किसी एक बिंदु के जब किसी एक ही बिंदु पर कोई वस्तु गति करता है ना किसी अक्ष पे, तो उसको हम लोग घूर्णन गति, जैसे आप लोग घर में पंखा की गति देखेंगे, पंखा, तो सब घूर्णन गति का उदाहरण है कि एक किसी बिंदु पर किसी अक्ष पर वो गति करता है। और कक्षा मतलब होता है, परिक्रमण गति मतलब होता है कि किसी कक्षा के चारों ओर, किसी चीज़ के चारों ओर गति करना। जैसे आप लोग देखेंगे गाँव में मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करना, या गांव में औरतें पूजा करती है जो पीपल का पेड़ होता है उसके चारों धागा लपेटती है, तो वो, ये आप लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। शादी ब्याह तो देखेंगे, शादी ब्याह में जो वर वध होता है मतलब दूल्हा दुल्हन, वो अग्नि के चारों मतलब चक्कर लगाते हैं, तो वो परिक्रमण करते हैं। मतलब ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को हम घूर्णन करती है, और ग्रहों द्वारा अपने कक्षा के चारों ओर मतलब सूर्य मतलब अपने कक्षा पर सूर्य के चारों घूमने की प्रक्रिया को हम लोग परिक्रमण करते करते हैं। ठीक है, तो ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन करते करते हैं। लिख लेंगे कि ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, मन किसी अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति कहते हैं, और ग्रहों द्वारा अपने कक्षा पर सूर्य के चारों घूमने की प्रक्रिया को, सूर्य के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया को परिक्रमण गति करना। बस हम लोग कहे कि एकदम इसको हलवा बना कर आपको खिला सकता हूँ। ठीक है, पढ़ाई सबसे हम आसान भाषा करेंगे, को परिक्रमण गति कहते हैं, गति। और इसमें क्या एक क्वेश्चन ऑप्शन नहीं छूटेगा,
परिक्रमण गति होता है। हमें गौरव द्वारा अपना अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन गति और उसके चारों ओर घूमने की प्रक्रिया को अपना कक्षा के सूर्य के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया को परिक्रमण गति कहते हैं। अब देखिए जब ये परिक्रमण कर रहे हैं भाई सभी चीजें घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, तो घूमने में तो कुछ समय लग रहा होगा ना। देखो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है और परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर एक और चीज आता है घूर्णन काल, ठीक है, घूर्णन काल आता है और इधर एक चीज आता है परिक्रमण काल। यहाँ पर एक चीज आता है परिक्रमण काल, ठीक है। देखो बाबू काल मतलब होता है समय, ठीक है। तो ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको घूर्णन काल। मतलब ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कलम होगा, ठीक है, ये कलम हो गया ये, और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर आगे रुक गया। तो इसको एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा अपने पर, इसको जैसे पंखा चलता है, मान लीजिए पंखा हो गया, अब पंखा जैसे एक चक्कर अपना उसको लगाया, ठीक है, यहाँ से आया फिर यहाँ पर आकर रुक गया, तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसी को हम घूर्णन काल कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको कि ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर, ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर, ग्रहों द्वारा, तो हम लोग देख रहे थे घूर्णन काल के बारे में, ठीक है। अभी बताया था कि ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर, अपने दो लिखा गया है, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम घूर्णन काल कहते हैं। और याद रखिएगा कि घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटा का समय लेती है, मतलब हमारे यहाँ दिन और रात कितने घंटा का होता है, 24 घंटा का होता है। तो घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। पृथ्वी एक चक्कर में 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है, तो हमारे यहाँ दिन और रात कितना होता है, एक मतलब 24 घंटा का होता है। और देखिए परिक्रमण काल क्या होता है, ग्रहों द्वारा अपनी कक्षा पर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, ये ग्रहों द्वारा अपनी कक्षा के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, मान सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको मैं परिक्रमण काल कहते हैं। जैसे ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया, और मैंने यहाँ से मतलब स्टार्ट किया चलना, यहाँ पर इससे घुमाया और यहाँ पर एक आकर रुक गया। तो इसको एक चक्कर पूरा करने में, ये इसको एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगा उसको मैं क्या बोलेंगे, परिक्रमण काल। तो ग्रहों द्वारा अपने कक्षा पर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको परिक्रमण काल कहते हैं। और याद रखिएगा परिक्रमण गति कारण, इसी कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन, मतलब मौसम में बदलाव होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे हमारे यहाँ एक साल 365 दिनों का होता है, मतलब कि पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होता है वो 365 दिनों का होता है। तो ये आपको आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर याद रखिएगा कि जितना भी ग्रह होता है उसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल अलग अलग होता है। सभी ग्रह का घूर्णन काल और परिक्रमण काल सेम नहीं होता है। जैसे पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटा का, इसका परिक्रमण काल 365 दिनों का होता है। उसी तरह अन्य ग्रहों का घूर्णन काल और परिक्रमण काल अलग अलग होता है। इसका हम लोग देखते हैं आप। आई होप कि आप लोगों को घूर्णन काल, परिक्रमण काल, घूर्णन काल, परिक्रमण काल समझ में आया होगा। आज की क्लास में भी हम लोग जितना डिफिनेशन वाला चीज़ है उसको हम लोग खत्म करेंगे, ओके। और एकदम बिल्कुल आसान भाषा में इसको पढ़ने का पढ़ने का सकता नहीं है, और एकदम सरल भाषा में हम 6 लेवल से लेकर चलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 6 क्लास में बच्चों का दिमाग उतना खुला नहीं होता है और उतना सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो हम उस लेवल से पढ़ाएंगे कि छोटा बच्चा भी पढ़ लेगा, मतलब उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उपग्रह की बात करें भाई साहब, तो क्या होता है उपग्रह, व्हाट इज सैटेलाइट, ठीक है। तो आपको पता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रह के चारों तो कोई चक्कर लगाने वाला होता है ना। तो जो आकाशीय पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, और आकाशीय पिंड मतलब जो हमें आकाश में दिखाई देता है, जैसे तारे, ग्रह, चंद्रमा, ये सभी आकाशीय पिंड होते हैं। तो ग्रह ना कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड उनका होता है, उपग्रह कहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। और या तो ये उपग्रह ना होता है, वो उपग्रह जो होता है ग्रह से हमेशा छोटा होता है, ग्रह से बाहर का नहीं सकता है। उपग्रह हमेशा ग्रह छोटा होता है या उसके बराबर हो सकता है। तो उपग्रह हमेशा ग्रह छोटे होते हैं या उसके बराबर। तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें पृथ्वी का उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। देखिए जितना ग्रह है, हम लोग इसमें जितना ग्रह देख रहे हैं उस सब के बारे में हम लोग उसमें ना अध्ययन करेंगे। और जैसे मंगल हो गया, पृथ्वी का, शुक्र हो गया, बृहस्पति, सब के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी का उपग्रह, एक उपग्रह होता है जिसका नाम है चंद्रमा। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है और 27.3 दिन में उसको खत्म कर लेता है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ दिन 14 दिन अंधेरा और 14 दिन उनका उजरिया होता है। अब देखिए
जितना भी ग्रह होता है उसका उपग्रह होता है, बस 2-3 ग्रह ऐसे हैं जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। जैसे बुध ग्रह हो गया, बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, और 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 किसका, बुध का एक भी और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। बेचारे ऐसा ग्रह होता है, ठीक है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, उसके अलावा सभी ग्रह का उपग्रह अपना होते हैं। अब देखो भाई साहब, यहाँ पृथ्वी, जैसे यहाँ पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा, तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड उपग्रह होता है, आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए एक चीज होता है ना, कृत्रिम उपग्रह। ये ग्रह मतलब उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। इसी के साथ एक डिफिनेशन होता है कि कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं। कृत्रिम उपग्रह, ये भी ग्रह उपग्रह है लेकिन कृत्रिम है। मतलब कृत्रिम मतलब होता है कि जिसको इंसान ने बनाया, जिसको मानव ने बनाया है। तो इसका डिफिनेशन होगा कि मानव द्वारा बनाया गया वो उपग्रह, मानव द्वारा निर्मित या बनाया गया वह उपग्रह जो पृथ्वी या ग्रह के चारों ओर, पृथ्वी के मानव द्वारा बनाया गया जहाँ पर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर या पृथ्वी के कक्षा के चारों ओर, कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। मानव द्वारा बनाया गया वो उपग्रह जो पृथ्वी के कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जब खामोश आंखों से बात होती है, यहीं से मोहब्बत की शुरुआत होती है। कि जब खामोश आंखों से बात होती है, यहीं से मोहब्बत की शुरुआत होती है। डूबा रहता हूँ तेरी ख्यालों में, न जाने कब दिन और रात होती है। तो आपको आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोग क्लास को ना हल्का सा आप लोग बोरिंग नहीं हो जाएंगे क्लास का, लोग क्लास को ये आपको समझ में आएगा कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह जो पृथ्वी के कक्षा का चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जैसे आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट क्या है, कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। इनसैट एक कृत्रिम उपग्रह है, ये होता है इडूसैट, ये भी एक कृत्रिम उपग्रह है। इस सबका शिक्षा से रिलेटेड होता है, इनसैट ये सब का बताएंगे। और एक हम लोग का होता है IRS आदि, ये सभी कृत्रिम उपग्रह है। और कृत्रिम उपग्रह का देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या हो सकता है, मौसम की भविष्यवाणी लगाने में, दूरसंचार के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कैसे पता चले पृथ्वी से कोई उल्का पिंड या किसी चीज़ को, मतलब कोई अगर जो प्राकृतिक घटना होने वाला है, जैसे उल्का पिंड टकराने वाला पृथ्वी से या कुछ भी, तो उस सब के हमको जानकारी देता है, ठीक है। और मौसम की भविष्यवाणी लगाने में और दूरसंचार, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, मतलब ये आपके घर कोई भी सदस्य बाहर है, तो लोग फोन कैसे लगा लेते हैं, सब वो कृत्रिम उपग्रह सेटेलाइट सब होता है, ठीक है, उसके माध्यम से। तो ये सब होता है, ठीक है। तो ये मौसम की भविष्यवाणी के लिए होता है या दूरसंचार के लिए इस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये कृत्रिम उपग्रह होते हैं। अब देखिए इसका ये होगा हम लोग का उपग्रह होता है कृत्रिम उपग्रह। ये आपको आई होप की समझ में आया होगा। और इसका अगर जो डिफिनेशन होता है हम लोग उसको देखते हैं। तो आई होप कि आपको कृत्रिम उपग्रह और उपग्रह किसे कहते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये कृत्रिम उपग्रह यहाँ पर रहा है। अब देखो एक होता है एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह का होता है, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में इसमें देखते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह का होता है, ये भी सौरमंडल का एक हिस्सा है, एक भाग है। तो जो हम लोग का क्षुद्र, देखो क्षुद्र मतलब होता है छोटा, ठीक है। क्षुद्र मतलब अब छोटा होता है, अग्रह माने ग्रह या तार, मतलब तारों या ग्रहों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मतलब यही हम लोग का उल्टा होता है, ठीक है। तो तारों या ग्रहों के जो छोटे टुकड़े होते हैं उसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस होता है। और ये याद रखिएगा कि सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में से बहुत से ये मतलब ये गोलाकार पट्टी का मतलब पट्टी दिखाई देता है जो क्षुद्र ग्रह होता है। माने इसका स्थान सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में होता है, ठीक है। मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में क्षुद्र ग्रह आता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि ग्रह तारों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वही क्षुद्र ग्रह होते हैं। और ये सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह होता है वो सीरस होता है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। और जो सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में उपस्थित है आता है। तो इतना समझ में आएगा।